हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेएमएम ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस आरजेडी पर लगाया सियासी साजिश का आरोप। जेएमएम नेता और कैबिनेट मंत्री सुदीव्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, पार्टी ने ये फैसला सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सियासी साजिश की वजह से लिया है, क्योंकि महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद उसे सीटों से वंचित रखा गया। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो एक्स पर शेयर किया और लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा गठबंधन धर्म का परम कर्तव्य निभाया है, लेकिन आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंडी हितों और झारखंडी चेतना के साथ विश्वासघात हुआ है और हम झारखंड के लोग इसे भूलेंगे नहीं। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी ताकत है तथा झारखंड के लोगों और देश के आदिवासियों की मजबूत आवाज है। इस आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, जिसका प्रतिकार होगा। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुदीव्य कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी झारखंड में कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन की समीक्षा करेगी और इस अपमान का करारा जवाब देगी। हेमंत सोरेन नीत झामुमो ने 2 दिन पहले कहा था कि वह बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और 6 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत विफल हो गई थी। झामुमो ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह चकाई, धमदाहा, कतोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंथी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि सोमवार थी। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा, राजद और कांग्रेस एक राजनीतिक साजिश के तहत झामुमो को चुनाव लड़ने से वंचित करने के लिए जिम्मेदार हैं। झामुमो इसका करारा जवाब देगा और राजद व कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन की समीक्षा करेगा। आज से बदलेंगे मौसम के रंग। 21 से 23 अक्टूबर तक कोहरा, जाने कब कब है बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज एक फिर बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल ऐसा बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव के कारण हो रहा है। 21 से 23 अक्टूबर तक कई जिलों में सुबह के समय कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। हालांकि थोड़ी देर बाद मौसम साफ हो जाएगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट में बताया है कि अंडमान सागर और इससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती हवा स्थित है। इसके प्रभाव से 24 अक्टूबर को भी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला यानी लो प्रेशर बनने की पूरी संभावना है, जो बाद में पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ सकता है। इसलिए 25 अक्टूबर के बाद इसका असर झारखंड के कई जिलों पर पड़ सकता है। इससे छठ पर्व के आसपास मौसम में बदलाव हो सकता है और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इससे ठंड बढ़ सकती है। उत्तर पूर्व झारखंड में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में तापमान 34 तक जा सकता है। इसके अलावा रांची, हजारीबाग और कोडरमा में अधिक तापमान 30 से 35 की डिग्री के बीच ही रहने के आसार हैं। बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार हुए राजद प्रत्याशी, 21 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहू को नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें गढ़वा पुलिस ने सासाराम पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। दरअसल गढ़वा पुलिस को 21 वर्ष पुराने डकैती के मामले में सत्येंद्र साहू की तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी सासाराम अनुमंडल परिसर से उस समय की गई जब वे पूरे दल बल के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। झारखंड पुलिस को इनके नामांकन की सूचना पहले से ही थी, इसलिए सत्येंद्र साहू जैसे ही अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करके बाहर निकले, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र साहू की गिरफ्तारी से थोड़ी देर तक अनुमंडल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, मगर सासाराम पुलिस ने मामले को संभाल लिया। गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र साहू को झारखंड पुलिस गढ़वा लेकर पहुंची है, जहां उन्हें मंगलवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि सत्येंद्र साहू के खिलाफ 2004 में गढ़वा में एफआईआर दर्ज हुआ था। सत्येंद्र साहू कांड संख्या 320/2004 के आरोपी हैं। ये मुकदमा डकैती से जुड़ा हुआ है। एसडीपीओ ने बताया कि मामले में वारंट पहले से जारी था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गढ़वा लाया गया है। बता दें कि सत्येंद्र साहू के साथ बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और परिजन भी गढ़वा पहुंचे हैं। मंगलवार को पूरे मामले में पता चल पाएगा कि राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहू को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या उन्हें जमानत मिलती है। सत्येंद्र साहू की गिरफ्तारी को बिहार में राजद को बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल रविवार को झारखंड सरकार का नेतृत्व
नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं महागठबंधन के घटक दलों के बीच विवाद भी सामने आया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है और राष्ट्रीय जनता दल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। सोमवार से 26 अक्टूबर तक कोचिंग ट्रेनों पर परिचालन रहेगा प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी व सिग्नल एंड टेलीकॉम विभागों द्वारा संयुक्त रूप से 20 अक्टूबर सोमवार से 26 अक्टूबर रविवार तक रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम नियोजित किया गया है। इस अवधि में कोचिंग ट्रेनों के परिचालन प्रभावित रहेगा। 17 साल बाद जेपीएससी की सौगात। विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को मिला प्रमोशन, वेतन में बढ़ोतरी। झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2008 बैच के करीब 500 असिस्टेंट प्रोफेसरों को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रमोशन दे दिया है। ये प्रमोशन शिक्षकों को 17 साल बाद मिला है। प्रमोशन की सूची में दर्जनों विषयों के शिक्षक शामिल हैं जो झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों के दस्तावेजों में विसंगति और अधूरे कागजात पाए गए हैं, जिनके संबंध में जेपीएससी ने संबंधित विश्वविद्यालयों की रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगा है। कुछ मामलों में शिक्षकों के मैट्रिक और उच्च प्रमाण पत्रों में नाम के अंतर की बात भी सामने आई है। जेपीएससी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद ही ऐसे उम्मीदवारों के प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रमोशन की यह प्रक्रिया सबसे पहले बांग्ला विषय के 18 असिस्टेंट प्रोफेसरों से शुरू की गई थी, जिन्हें कुछ दिन पूर्व ही प्रमोशन दिया गया था। अब यह प्रक्रिया अन्य विषयों के लिए भी पूरी की जा रही है। प्रमोशन के बाद शिक्षकों को अब 7,000 रुपये ग्रेड पे मिलेगा, जबकि अब तक वे 6,000 रुपये ग्रेड पे पर कार्यरत थे। प्रमोशन की सूची जारी होने के बाद कुछ शिक्षकों ने ड्यू डेट से प्रमोशन न मिलने को लेकर आपत्ति दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स के वर्ष को आधार बनाकर प्रमोशन दिया है, जबकि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक रिफ्रेशर कोर्स पूरा कर चुके शिक्षकों को ड्यू डेट से प्रमोशन का अधिकार है। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव त्रिकोणीय हो गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ साथ जयराम कुमार महतो के नेतृत्व वाली झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ये उपचुनाव झामुमो विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के निधन के कारण हो रहा है। मतदान 11 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस उपचुनाव में दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी आमने सामने है। झामुमो ने दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर एक बार फिर दांव लगाया है। सोमेश जहां अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने की कोशिश करेंगे, वहीं बाबूलाल 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे। उस चुनाव में रामदास सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को लगभग 22,000 मतों से हराया था। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को और भी रोचक बना दिया है। जेएलकेएम ने 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर राष्ट्रीय गठबंधनों का खेल बिगाड़ा था, खासकर बोकारो, रामगढ़, गोमिया, धनबाद और गिरिडीह क्षेत्र में। रामदास मुर्मू 2024 के चुनाव में भी इस सीट से तीसरे स्थान पर रहे थे। पार्टी का दावा है कि इस बार भी वह पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि घाटशिला को एक स्थानीय व्यक्ति की जरूरत है जो यहां के लोगों की समस्याओं को समझ सके और उनका समाधान कर सके। मुर्मू घाटशिला अनुमंडल के ही रहने वाले हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन सरायकेला खरसावां जिले से और झामुमो के सोमेश सोरेन जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भौतिकी में स्नातकोत्तर और बीएड की डिग्री रखने वाले मुर्मू घाटशिला में एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन और भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सोमेश सोरेन के नामांकन के समय मौजूद थे। वहीं बाबूलाल सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं।
झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। ये उपचुनाव न केवल घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके नतीजे राज्य की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। सड़क पर खड़े अलकतरा लदे टैंकर को कंटेनर ने पीछे से मारी टक्कर, पश्चिम बंगाल निवासी चालक की मौत। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई। तमाड़ के द्यूड़ी मंदिर के पास जमशेदपुर से रांची की ओर जा रहे एक कंटेनर ट्रक ने सड़क के बीचों बीच खड़े टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दरअसल ब्रेकडाउन होने के कारण टैंकर को सड़क के बीचों बीच रुक गया था। टैंकर ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे लगाने की जुगाड़ कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ट्रक उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक केबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर तमाड़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल चालक को तत्काल तमाड़ अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार निवासी तपन दास के रूप में हुई है। हादसे के बाद रांची जमशेदपुर NH 33 पर करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने जाम हटाकर आवागमन बहाल किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तकनीकी खराबी की वजह से चालक ने कंटेनर से नियंत्रण खाया था या फिर मानवीय लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। चिकन की हड्डी से भड़की वारदात, चौपाटी रेस्टोरेंट हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। कांकी रोड स्थित सैफ चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक विजय कुमार नाग की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामूली विवाद वेज बिरयानी में चिकन की हड्डी मिलने के बाद 3 अपराधियों ने 18 अक्टूबर की रात रेस्टोरेंट में घुसकर मालिक को गोली मार दी थी। रांची पुलिस ने 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जबकि हथियार सप्लायर हरेंद्र सिंह को पतरातू घाटी से पकड़ा गया है। दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और नकदी बरामद की गई है। घटना और जांच का खुलासा। 18 अक्टूबर की रात करीब 11:20 में रेस्टोरेंट में 3 अपराधियों ने गोली चलाकर विजय नाग की हत्या कर दी थी। वादी उत्कर्ष राज के बयान पर कांके थाना में अभिषेक सिंह, अमित ठाकुर, प्रशांत कुमार सिंह और हरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि अपराधियों ने पहले वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन उसमें चिकन की छोटी हड्डी मिलने पर विवाद बढ़ गया और उसी में रेस्टोरेंट मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 अक्टूबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह अपनी गर्भवती पत्नी से मिलने रांची आ रहा है। कांके थाना, रातू थाना और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीम ने ITBP कैंप के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। चेरी मनातू रोड पर पुलिस ने उसकी सफेद कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसके दोनों पैरों में गोली लगी। मौके से एक पिस्टल, कारतूस, मोबाइल और वाहन जब्त किए गए। हथियार सप्लायर हरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी। घटना में प्रयुक्त हथियार हरेंद्र सिंह ने अभिषेक को उपलब्ध कराया था। वो भागने की फिराक में था, लेकिन पिठोरिया थाना पुलिस ने पतरातू घाटी में चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया। हरेंद्र के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 2 मोबाइल फोन और 2,04,000 नकद बरामद हुए। बाद में उसके ब्रह्मचारी नगर स्थित आवास से 2 7.65 mm की पिस्टल, 1 राइफल, 30.06 बोर की गोलियां और 3 मैगजीन भी बरामद की गई। लोगों को साइबर अपराधी बता पुलिस से छुड़ाने के नाम पर वसूली का खेल। देवघर में JMM नेता पर लगे गंभीर आरोप। देवघर जिले में एक शख्स ने झामुमो के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया गया है कि झामुमो नेता अपने राजनीतिक पद और पार्टी के नाम का दुरुपयोग करते हुए आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं। दरअसल मोहनपुर निवासी सचिन दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सचिन दास का दावा है कि राहुल चंद्रवंशी आम लोगों को साइबर अपराधी बताकर पुलिस से गिरफ्तार करवाते हैं, फिर मोटी रकम लेकर उन्हें छुड़ाने का सौदा करते हैं। सचिन दास ने बताया कि जब उन्होंने इस गैर कानूनी गतिविधि का विरोध किया तो राहुल चंद्रवंशी अपने 2 साथियों के साथ होटल वैद्यनाथ बिहार गए। वहां से उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके मुंह में सरकारी पिस्तौल भी ठूंस दी गई और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, सचिन दास ने खुलासा किया कि राहुल ने उन पर सामाजिक कार्यकर्ता और झामुमो नेता गोपाल दास के खिलाफ FIR दर्ज कराने का दबाव बनाया। मना करने पर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल दास ने हस्तक्षेप किया और देवघर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, जब मुझे पता चला कि राहुल चंद्रवंशी
विदेशी पार्टी के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे हिट रहा है, तो मैंने तुरंत जिला अध्यक्ष संजय शर्मा से बात की। जिला अध्यक्ष ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पूरे विवाद पर देवघर के एसपी सौरभ कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है, मामले की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी ने गिरफ्तार टीएसपीसी कमांडर नगीना को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, हथियार को लेकर हुए हैं कई खुलासे। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर नगीना को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी। सितंबर के अंतिम पखवाड़ा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। नगीना टीएसपीसी के कथित सुप्रीमो शशिकांत के साथ यूपी के इलाके में दाखिल हो रहा था। इसी क्रम में वो गिरफ्तार हो गया। उस पर झारखंड की सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। नगीना गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के सुअरजंघा झलकी गांव का रहने वाला है। 3 सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में टीएसपीसी एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में पलामू पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे। इस घटना का मुख्य आरोपी नगीना है। 14 सितंबर को मनातू थाना क्षेत्र में ही सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में टीएसपीसी का 5 लाख का इनामी मुखदेव यादव मारा गया था। दरअसल दोनों ही मुठभेड़ की घटनाओं में नगीना शामिल रहा है। नक्सली के सब जोनल कमांडर पर झारखंड के विभिन्न इलाकों में 25 नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है। वहीं उस पर उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि नगीना को रिमांड पर लिया जाना है। पलामू पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और इस मामले में कोर्ट से आग्रह भी किया गया है। गिरफ्तार टीएसपीसी के कमांडर नगीना ने पहले ही कई खुलासे किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जोनल कमांडर ने आगे बताया कि जंगल और शहर के लिए अलग अलग है नीति। उसने उत्तर प्रदेश एटीएस एवं अन्य पुलिस की टीम को बताया कि टीएसपीसी के कमांडर जंगल के इलाके में AK-47 जबकि शहरी इलाकों में पिस्टल लेकर चलते हैं। नगीना खुद जंगल में SLR जबकि 10 लाख का इनामी शशिकांत AK-47 लेकर चलता है। नगीना के अनुसार टीएसपीसी के सभी कमांडरों के पास 100 से अधिक गोली मौजूद रहती हैं। हथकड़ी समेत आगे आगे हत्यारोपी ने लगाई दौड़, पीछे भागी पुलिस। अधेड़ की हत्या में गिरफ्तार हुए युवक ने हथकड़ी समेत भागने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस के साथ स्थानीय दुकानदारों की तत्परता से आरोपी पुनः पकड़ा गया। ये मामला गिरिडीह कोर्ट परिसर का है। दरअसल धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ पंचायत के गरडीह गांव निवासी 55 वर्षीय रविंद्र सिंह की हत्या हुई थी। शनिवार को इस कांड को अंजाम दिया गया था। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल और उनकी टीम ने 25 वर्षीय बच्चू सिंह को गिरफ्तार किया। सोमवार को बच्चू को लेकर धनवार थाना के एसआई पहुंचे थे। बच्चू का मेडिकल चेकअप करवाया गया। सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप करने के बाद बच्चों को अदालत में पेश करने के लिए कोर्ट परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान बच्चू हथकड़ी और रस्सा समेत भागने लगा। बच्चू टावर चौक की तरफ भाग रहा था और उसके पीछे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी दौड़ लगा रहे थे। पुलिस के द्वारा शोर भी मचाया गया। अचानक आरोपी को भागते देख टावर चौक के दुकानदार एक्टिव हुए और उसे घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे पुनः गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया। घटना को लेकर धनवार थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार पाल ने बताया कि हत्या के मामले में बच्चू सिंह को गिरफ्तार करते हुए गिरिडीह भेजा गया था। यहां सदर अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराने के बाद कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी अभियुक्त ने पुलिस बल को चकमा देने का प्रयास किया। हालांकि साथ में गए पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की तत्परता से अभियुक्त को पुनः पकड़ लिया गया। बाकी मामले से वरीय पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर उठ रहे सवाल, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई गहरी चिंता। राज्य में व्यवसायियों के ऊपर बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चिंता जताई है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बिना देर किए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से राजधानी सहित विभिन्न जिलों में हो रहे आपराधिक घटनाओं का शिकार व्यवसायी हो रहे हैं, वो बेहद ही चिंताजनक है। इससे राज्य की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यवसायी होते हैं, जिसके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार सृजन होता है। लेकिन व्यवसाय और व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं देंगे तो राज्य से पलायन होगा। ऐसे में जो बातें हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, वो कैसे पूरी होगी? यदि भय का माहौल होगा तो सुगमता से न तो व्यापार चलेगा और न ही उद्योग चलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में ये जरूरी है कि राज्य में कैसे भयमुक्त वातावरण रहे। लोगों के बीच पुलिस के प्रति आस्था बनेगी। कुछ भी वारदात होती है तो पुलिस उसका उद्भेदन जल्द से जल्द करेगी और गुनहगारों पर कार्रवाई की जाएगी, तभी पुलिस पर भरोसा होगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में भय का माहौल होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस संबंध में कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात राज्य के डीजीपी से हुई थी। उस दौरान भी हम लोगों ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने का आग्रह किया था।
उस बैठक में राज्य के सभी जिलों के एसपी भी मौजूद थे। उसके बाद भी यदि इस तरह की घटना होती है तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होना होगा और जितने भी दोषी और अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ करके ये संदेश जाना चाहिए कि झारखंड में यदि किसी तरह की वारदात को कोई अपराधी अंजाम देता है तो वो बचेगा नहीं। राजधानी के कांके रोड रातों के अलावा रामगढ़ में हुई वारदातों पर चिंता जताते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं उसे किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजारीबाग में युवक को गोली मारा, कमर, चेहरे और जांघ में लगी 3 गोलियां, जमीन विवाद में फायरिंग, सोमवार को हुई मौत। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के टाउन रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना में कुंद निवासी उमेश प्रजापति को निशाना बनाया गया है। उन्हें गंभीर हालत में स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नाजुक बताई। परिजनों के मुताबिक उमेश रोज की तरह दूध बेचने के बाद घर लौट रहे थे, तभी रेलवे स्टेशन के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद उमेश मौके पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार उमेश प्रजापति को कमर, चेहरे और जांघ में 3 गोलियां लगी हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर गोलियां निकाली, लेकिन लगातार खून बहने से उनकी हालत गंभीर बनी रही। परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल में मौजूद रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ की कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण बयान दर्ज नहीं किया जा सका। सोमवार को उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने इस हमले के पीछे पुराने जमीन विवाद को कारण बताया है। उन्होंने दीपू गढ़ा निवासी राम प्रसाद राम, उनके बेटों पप्पू कुमार, शंभू कुमार, अविनाश कुमार, पवन कुमार और शंभू प्रजापति पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार विवाद और झड़पें हो चुकी हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी अमित कुमार, एसडीपीओ अमित आनंद, पुलिस निरीक्षक शाहिद रजा और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राय मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल जाकर उमेश की स्थिति की जानकारी ली। एएसपी अमित कुमार ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने आरोपितों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से इलाके में जमीन विवाद को लेकर तनाव बना हुआ था। इस वारदात ने एक बार फिर से क्षेत्र में असुरक्षा की भावना बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। चोरी की 12 बाइक के साथ 2 शातिर चोर गिरफ्तार। धनबाद देवघर तक फैला है नेटवर्क। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक संगठित बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरोह धनबाद, गिरिडीह, देवघर सहित आसपास के जिलों में सक्रिय था और चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग अलग जगहों पर बेचने का काम करता था। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। यह रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन खाली पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नए संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया है।
राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। यह विषय अभी प्रक्रियाधीन है। हालांकि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। इस परीक्षा प्रक्रिया में पूरी होने के बाद ही रिक्तियों को नए संयुक्त भर्ती नियमावली के जरिए ही भरा जाएगा। फ्लाईओवर बनने के बाद भी रांची में जाम की समस्या जस के तस, आमजन परेशान। रांची में ट्रैफिक जाम की समस्या अब दैनिक संकट बन चुकी है। शहर के प्रमुख चौकों और सड़कों पर हर दिन घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तक कई मुख्य सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी है कि चाहे कम दूरी हो या ज़्यादा, लोगों को कहीं भी समय पर पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके फिरायालाल चौक, सरजना चौक, लालपुर चौक, कचहरी रोड, रातू रोड और किशोरगंज चौक है। इन इलाकों में रोजाना जाम लगता है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। जाम की समस्या के कारण राहगीरों, छात्रों और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। वहीं जाम के कारण एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर सख्त और कारगर कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में रांची में आवागमन और भी दुश्वार हो जाएगा। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति क्रिटिकल केयर विभाग की है, जहां करीब 10 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। इसका नतीजा यह है कि जिन मरीजों की हालत नाजुक होती है और जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर की कमी के बारे में प्रबंधन को कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक ना तो किसी वेंटिलेटर की मरम्मत हो पाई और ना ही नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके हैं। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट द्वारा रिम्स निदेशक से इस विषय पर पूछे जाने पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी अनुमति के बिना मशीनों की खरीदारी ना किया जाए। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक शासी परिषद की बैठक बुलाने और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस राज्य में विधायकों को मंत्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आम जनता और गरीब मरीजों की उम्मीदें भी इस बैठक के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकेंगी। रातू रोड फ्लाईओवर बना ऑटो स्टैंड, जाम पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर को चालू हुए महज 2 महीने हुए हैं, लेकिन ऑटो चालकों की मनमानी के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने फ्लाईओवर पर अनियंत्रित ऑटो परिचालन को चिंताजनक बताया है। अदालत ने सड़कों पर जगह जगह ऑटो खड़ा कर यात्रियों को बैठाने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो चालकों ने फ्लाईओवर क्षेत्र को अवैध रूप से ऑटो स्टैंड में बदल दिया है। यहां से मांडर, रातू पांड्रा, रवि स्टील और कमड़े जैसे इलाकों के लिए सवारियों को आराम से बैठाया जा रहा, वह भी पुलिस की मौजूदगी में। स्थिति इतनी बदतर है कि SBI मुख्य शाखा से फ्लाईओवर रैंप तक का रास्ता तय करने में 4 पहिया वाहनों को 20 से 23 मिनट तक का समय लग रहा। गोल्फ ग्राउंड में बड़ा हादसा टला, दुकान में घुसा रॉकेट, मची अफरा तफरी। दीपावली से पहले धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में रविवार की रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पटाखा बाजार में एक रॉकेट पटाखा उड़कर एक दुकान में जा घुसा। इससे अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस पटाखे से आग नहीं लगी और बड़ा हादसा टल गया।
ज्ञात हो कि जिला प्रशासन द्वारा गोल्फ ग्राउंड में पटाखों की दुकानों के संचालन की अनुमति दी गई है। रविवार की रात एक ग्राहक पटाखे खरीदने के बाद वहीं पर आतिशबाजी करने लगा। इस दौरान छोड़ा गया एक रॉकेट पटाखा सीधे एक दुकान में जा गिरा। इसे देखते ही आसपास के दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही धनबाद थाना की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस आतिशबाजी करने वाले युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसने अनजाने में रॉकेट छोड़ा था, जिसका रुख दुकान की ओर चला गया। इस घटना के बाद पुलिस ने गोल्फ ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।